हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 4 कराने वाला हूं, जो कि हमारा क्लास 9 टू 10th होगा, जो कि हमारा सोशल साइंस होगा। और मैं इस वीडियो में आप अगर मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि बास्तिल का पतन जो है किस तिथि हुआ। बास्तिल का पतन जो है किस तिथि को हुआ था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो ये बास्तिल का पतन जो है 14 जुलाई 1789 को हुआ था। और बहुत सारे ये इस कारण कौन से थे, तो फ्रांस का क्रांति के अनेक कारण थे, जिसमें से आर्थिक कारण जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। और ये जो है हमारा फ्रांस की क्रांति के द्वारा उस समय प्रथम बार राजतंत्र को विश्व में समाप्त किया गया था। फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही प्रथम बार राजतंत्र को विश्व में समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा 14 जुलाई 1789 को। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कहाँ की थी, तो याद रखिएगा मुंबई में की थी। और मुंबई में कब किया था, तो 1875 में किया था। याद रखिएगा 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था। तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना किया था, इसके बहुत ही जो है कुछ अच्छे इसके अच्छे कारण थे, जिसमें हमारा था छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया। और कुछ शर्तों के साथ उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को भी अनुमति एवं अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया था। तो इसलिए बहुत ही आर्य समाज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था उस समय। अभी भी आर्य समाज जो है इस पे चलता है हमारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया हुआ है। तो सॉरी फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है। प्रथम कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे वो सबसे पहले उन्होंने सिविल परीक्षा जो है 1864 में पास किया था। और ये जो है भारतीय प्रथम थे जो उन्होंने ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश का उस समय शासन था, तो इसलिए ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने 1864 में इसे पास किया था, सफलता प्राप्त किया था इन्होंने। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो गया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। तो इसमें से बताइए कौन सी थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी, तो राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, यह जो थी यह मांग थी किसान आंदोलन की। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले लगभग 10 वर्ष पहले चीन में हुआ था। तो कब हुआ था ये बताना है। तो 7000 साल पहले हुआ था। 7000 वर्ष पहले चीन में जो है हमारा रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार हुआ था। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1931 में किए गए थे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। और ये जो हस्ताक्षर है कहाँ किए गए थे, तो गांधी इरविन समझौता जो है दिल्ली पैक्ट इसे कहा जाता है, और ये दिल्ली में ही किया गया था। 5 मार्च 1931 को किया गया था। याद रखिएगा डेट के साथ, 5 मार्च 1931 को ही किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा इसे। और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और गांधी इरविन समझौता के तहत जो है कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। याद रखिएगा गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस को उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसको स्थगित करना पड़ा था। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांस में किस राजवंश का जो है शासन था।
तो फ्रांस में उस समय जो है फ्रांस में किस राजवंश का शासन था सबसे पहले? तो ये जो था ये बुर्बो का था, जो कि फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो का शासन था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जो है शुरू किया था? तो बताइए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जो है शुरू किया था? तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है। इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में इसे 1903 में जो है शुरू किया था। कब किया था? तो 1903 में किया था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, टाइथ किस प्रकार का एक कर था? तो उस समय जो है टाइथ एक प्रकार का कर था, जो कि हमारा वो प्रत्यक्ष कर था। कौन सा कर था? तो प्रत्यक्ष कर था, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, इंडिया डिवाइडेड जो है वो पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि 81 के आंसर बी हो जाएगा। और जो है मुल्कराज आनंद जो हैं ये किस पुस्तक के लेखक हैं? तो मुल्कराज आनंद ने द्वारा लिखी गई जो है वो हमारा कूली है, टू लिव्स एंड बर्ड है। ये इन्होंने मुल्कराज आनंद ने ही लिखा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो ये जो है कौन से उस समय विश्वविद्यालय था? तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है। जब महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे जब दक्षिण अफ्रीका में, तो सबसे पहले उन्होंने भारत में 1916 में 1915 के बाद सबसे पहले विश्वविद्यालय में अपनी पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था 1916 में। और इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो आपको तो याद होगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये बनाया गया था। और आगे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक जो है का नाम क्या है? इसमें बताना है। ऑप्शन हमारा 2 ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा है दी स्पिरिट ऑफ लॉज, और दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया था। 83 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि द स्पिरिट ऑफ लॉज हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया था ये बुक। अगला प्रश्न, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो 84 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि BR अम्बेडकर के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन हमारा 84 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1930 में ये किया गया था। BR अम्बेडकर ने ही दलितों का डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन जो है किसके साथ किया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा CR दास ने ही CR दास ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, जो कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास के साथ किया था। और स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ही थे। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने साथ मिलकर किया था स्वराज दल की स्थापना। तो याद रखिएगा। और स्वराज दल की स्थापना जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही हुई थी। उस समय जब स्वराज दल की स्थापना हुई थी तो उस समय असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। और चित्तरंजन दास को ही हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। CR दास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो देश बंधु के नाम से हम लोग जानते हैं इन्हें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना जो है खोला था? तो सबसे पहले अंग्रेजों ने 1611 में जो है पहला कारखाना अपना कहाँ खोला था? तो ये इन्होंने मछलीपट्टनम में खोला था, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। और दक्षिण भारत में अंग्रेज का प्रथम कारखाना जो है मछलीपट्टनम में ही खोला गया था।
और अंग्रेज का भारत में प्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में सूरत में खोला गया था, जो कि वो हमारा असफल नहीं रहा था। तो इसलिए हम मानते हैं कि जो है अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में उन्होंने स्थापना किया था कारखाना का अंग्रेजों ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा जुलाई 1781 में। जुलाई 1781 में जो है उन्होंने क्या किया था? तो आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाने में जुलाई 1781 ईस्वी में सफल हुआ था। और पोर्टो नोवो का युद्ध जो है 1781 में हैदर अली और सर आयरकूट के बीच हुआ था, और यह हैदर अली की एक भारी पराजय था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय और चीन देश के साथ व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? तो कौन से अधिनियम के द्वारा ये सब हुआ था जिसने भारत ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चाय चीन के देश के साथ व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? तो 88 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ये हुआ था। 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ये हुआ था, जबकि भारत ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो ये मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही किया गया था, और मॉन्टेस्क्यू की सबसे बड़ी देन जो है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि सही होगा। अगला है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है किस उद्योग से आरंभ हुई थी, ये बताना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वस्त्र उद्योग से हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वस्त्र उद्योग से हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी एक सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम जो है क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो 91 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो ये कांस्य की बनी थी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जॉलवेराइन की स्थापना जो है किस राज्य ने की थी? जॉलवेराइन की स्थापना जो है किस राज्य ने की थी? तो प्रसा ने की थी। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन किया गया था? तो 1080 सूक्तों का अध्ययन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि किरातार्जुनीय किसने लिखा था? किरातार्जुनीय जो है किसने लिखा था? तो ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है, जो कि किरातार्जुनीय का रचयिता जो है इसमें से कोई नहीं है। इसके लेखक जो है ये थे, हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। इसके लेखक जो है किरातार्जुनीय के थे, ये थे भारवी थे। कौन थे? तो भारवी थे, याद रखिएगा इसको। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स इसको हम। इसके लेखक जो थे भारवी थे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन में हमारा कोई नहीं दिया है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। पंद्रह अधिकरणों में विभाजित है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लंदन में हो जाएगा। लंदन में हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो था वह कौन सा था? तो रांची था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा,
मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो मदद ए मास जो है मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? 99 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। अगला प्रश्न हमारा, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता और किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किस देश द्वारा किया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा स्पेन द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? तो बोस्टन टी पार्टी जो है यह अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से जो है यह संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ये क्यों मानी जाती है फ्रेंड्स? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा इसी समय हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है 4 जुलाई 1776 को ही हुआ था। तो 4 जुलाई को अमेरिका दिवस भी मनाया जाता है, अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है फ्रांस का शासक जो है उस समय कौन था? तो उस समय लुई 16वां था फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक। और ये जो है उस समय जो है जब लुई 16वां जो है फ्रांसीसी राजा था, तो उस समय ये कौन से वंश था? तो बुर्बो राजवंश, जो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये पढ़ाया था कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी में कौन से वहाँ पे शासक रहते थे, कौन से वंश के? तो बुर्बो वंश के रहते थे, या बुर्बोन कहें या बुर्बो कहें। और ये जो है कब थे उस समय राजसत्ता प्राप्त की थी? तो 1774 में की थी, याद रखिएगा 1774 में इन्होंने प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है हमारा, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार था। तो स्पिन जेनिंग का आविष्कार क्या था और किसने किया था सूती वस्त्र में क्रांति लाने की वाली? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जो कि करेक्ट हो जाएगा। सी जो है जेम्स हारग्रीव्स जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? ये किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था ये बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में हमारा इनमें से कोई नहीं दिया। तो ये जो है जोसेफ मेजनी के द्वारा जो है आरंभ किया गया था, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं है। जोसेफ मेजनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा जोसेफ मेजनी के द्वारा प्रारंभ किया था, ऑप्शन में हमारा नहीं है। अगला है, जर्मनी का एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त और लौह नीति पर विश्वास करता था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क हो जाएगा, जो कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार माना जाता था, जो कि रक्त और लौह नीति पर विश्वास करता था। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो ये जो है चौरी चौरा कांड को कहा था इन्होंने 5 फरवरी और 1922 को ये जो है घटना घटी थी, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को ये घटना जो है घटी थी। और इसी ने ही इस घटना को ही हिमालयी भूल कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है हमारा, चटगांव शस्त्रानगर पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो ये जो है प्रीति लता वाडेदार, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है। प्रीति लता वाडेदार जो है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान ये प्रीति लता वाडेदार मारी गई थी, जो कि महिला क्रांतिकारी थी। अगला प्रश्न हमारा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसमें से ये बताना है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है इनमें से कौन थे? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा ई, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है हमारा साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन में हमारा नहीं है, लिख देता हूँ साइमन
कमीशन के नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, और मैं जो है ज्योग्राफी अब कराने वाला हूँ, भूगोल क्वेश्चन। हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया। तो चलते हैं अब सेकंड सेशन में। हमारा कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कर्क रेखा, और जो है कर्क रेखा ही जो है कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा का उत्तरी गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा कितने डिग्री की उत्तर कोणीय दूरी पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री, याद रखिएगा, 23.5 डिग्री पर स्थित है। और कर्क रेखा जो है हमारे हिंद महासागर, अटलांटिक, मेक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो 72 में हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमारा भारत में जहां अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है वो हमारा कर्नाटक राज्य है, जो कि ऑप्शन हमारा नहीं दिया है। तो आंसर हम लिख देते हैं, कर्नाटक जो है हमारा राज्य है, कर्नाटक राज्य में ही ये अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश डैश के दौरान होती है, तो किस किस मंथ में होती है ये बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में जो है वहाँ पे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा कंपोस। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र को कंपोस कहा जाता है। और जो है फ्रेंड्स, मैं और भी बता देना चाहता हूँ कि वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र को लानोस कहते हैं, और हमारा ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कंपोस कहा जाता है। और हमारा जो है सवाना जो है कहाँ है? तो सवाना जो है हमारा अफ्रीका में ये पड़ता है, वो भी घास का मैदान है। चलते हैं अगले प्रश्न में, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो उस समय जो थी 75% जो है 75% जो है जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। किस समय? तो स्वतंत्रता के समय 1947 के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिणी और आभासी गति के कारण कितने उत्तरी मैदानों के ऊपर जो है शिथिल हो जाती है? तो 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मानसून गर्त। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिणी की ओर आभासी गति के कारण मानसून गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाती है। 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पौने उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला है, डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, और इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती हैं। तो 77 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेट धाराएं हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, विरासत का अधिकार जो है किस ओर ले जाता है? तो विरासत का अधिकार जो है यह जो है भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। विरासत का अधिकार जो है भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है? तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल जो है यह जो है गन्ना है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल जो है गन्ना है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा मैगलन जलडमरू मध्य, जो कि हमारा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, APM याद रखने का ये फार्मूला है हमारा। ए से अटलांटिक और पी से हमारा प्रशांत महासागर और एम से मैगलन। तो अटलांटिक प्रशांत महासागर को जोड़ता है कौन? APM। APM याद रखिएगा, APM से याद रहेगा। ये ऐसे हम लोग भूल जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसका याद करने का ये शॉर्टकट ट्रिक है, जो कि याद रहेगा APM। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
या और कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, APM तो हमारा AM हम बोलते हैं और PM बोलते हैं। हमारा AM होता है और PM होता है हमारा अपराह्न और पूर्वाह्न, तो इसलिए APM याद रखिएगा, APM। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य जो है एशियाई शेरों एशियाटिक लायंस का आवास है? तो हमारा गिर है, और गिर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो गुजरात में पड़ता है हमारा। ये गिर जो है गुजरात राज्य में, ये हमारे गुजरात राज्य में पड़ता है। और ये जो है हमारा एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे जो है एशिया में सिंहों का एकमात्र एक ही निवास स्थान है। और गिर वन संरक्षण क्षेत्र की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये जो है 1913 में ही हुई थी, 1913 में जो है हुई थी, और 1960 के दशक में अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ये बताना है। तो 82 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कांडला गुजरात जो है कि कांडला, जो कि हमारा कांडला कहाँ पड़ता है? तो कांडला बंदरगाह जो है हमारा ये कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में ही है। कांडला गुजरात जो है कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, जो कि ज्वारीय तट मुख्यतः आयात बंदरगाह है ये कांडला बंदरगाह, और ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो तूतीकोरिन जो है ये पूर्वी घाट पे है, और पारादीप जो है हमारा, ये भी हमारा पूर्वी घाट पे स्थित है। अगला प्रश्न है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कांडला हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? तो 83 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरमटन हो जाएगा, हरमटन। तो हरमटन जो है स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। और हरमटन किस रेगिस्तान में जो है यह सबसे गर्म तथा शुष्क पवन है? तो सहारा रेगिस्तान में, याद रखिएगा, सहारा रेगिस्तान है जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और हरमटन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा में पश्चिमी दिशा में चलने वाली जो है एक गर्म तथा शुष्क पवन है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो 84 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि पटकाई बूम। पटकाई बूम जो है पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो किस स्थल को? तो अंडमान द्वीप को। ऑप्शन हमारा 85 का आंसर ये हो जाएगा, जो कि अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता था। और काला पानी जेल को सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता था। और ये सेलुलर जेल जो था अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित था। और उसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1896 से लेकर और 1906 में ये बनकर तैयार हो गया था। याद रखिएगा, यह सेलुलर जो जेल है, काला पानी जो है सेलुलर, इसको हम बोलते थे सेलुलर जेल बोलते थे। और ये जो है ये 1896 में चालू हुआ था बनना, और इसको बनने में 10 साल लग गए थे। तो और ये 1906 में जाकर बनकर तैयार हुआ था। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन क्षेत्र आते हैं? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र आते हैं? तो 86 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा, भारत एवं हिंद महासागर भी हो जाएगा, और हिंद महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इसलिए तीनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है। अगला प्रश्न हमारा, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, को अस्थायी तौर पर किसके नाम से जाना जाता है? तो 87 का आंसर हमारा हो जाएगा, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो कि ये केरल में और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा ये होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का कौन सा शहर जो है डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल्स कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा होगा? तो चेन्नई होगा। चेन्नई को हम डेट्राइट ऑफ एशिया एंड ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जानते हैं।
और जो ये है डेट्रॉयट शहर जो है ऑटोमोबाइल के लिए विख्यात है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें से कौन सी नदी है, तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, कांगो, नील, लिम्पोपो। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो माही नदी काटती है, याद रखिएगा। कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी काटती है 2 बार। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये माही हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं दिया है। अगला है कि रायसीना हिल जो है कहाँ स्थित है। तो रायसीना हिल जो है यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, जो कि ऑप्शन हमारा सी में है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो यांत्रिक अपक्षय में शामिल है, क्या चीज़ शामिल है, तो ये जो है हमारा चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ये जो है आंतरिक अपक्षय में शामिल है। चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना आंतरिक अपक्षय में शामिल है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये जो है लोएस कहलाता है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है, लोएस कहलाता है। अगला है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चिली के पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा जो है हम्बोल्ट कहलाती है, ऑप्शन। और हम्बोल्ट जो है ये ठंडी जलधारा, याद रखिएगा। हम्बोल्ट जलधारा जो है ये किस महासागर में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये जलधारा जो है या किस महासागर की है, तो प्रशांत महासागर की, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की ये जलधारा है हम्बोल्ट जलधारा। अगला प्रश्न है हमारा, वलित पर्वत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमारा, कौन सी कथन सही है। तो वे संपीड़न विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं, ये सही है हमारा। वलित पर्वतों में गहरी घाटियाँ तथा पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं, ये भी सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी एवं कैंथी चट्टानें पाई जाती हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो होगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है। तो दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा जो है निम्न में से किन देशों से मिलती है, ये बताना है। तो 95 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नामीबिया और बोत्सवाना, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिराको हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है, सिराको कहा जाता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है कहलाती है, क्या कहलाती हो। तो 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाती है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है हमारा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था में गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सीधे संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है, तो क्या करता है, आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को संदर्भित करता है। किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में उसकी स्थिति को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लैपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो 99 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। कौन सा कथन लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो तेज शिखर और खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह, जो कि ऑप्शन हमारा सी में होगा।
क्वेश्चन है परवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है। तो परवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई जो है वो कौन सा है, तो 200 फीट से 300 फीट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। परवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है, 200 फीट से 300 फीट। अगला क्वेश्चन है संसाधन का क्या अर्थ है। तो संसाधन का अर्थ जो है हमारा वो है उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि डी है, जो कि पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व है, धन और वित्तीय संपत्ति भी है, और व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान है, जो कि हमारा ये तीनों जो है ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सभी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये बताना है कि सबसे अच्छा वर्णन जो है कौन करता है। तो जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है हमारा जो कि सही है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है। तो 103 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा लेकोलिथ हो जाएगा, और हमारा बैथोलिथ हो जाएगा, और डाइक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है, करेक्ट होगा। तो डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि लेकोलिथ, बैथोलिथ और हमारा डाइक हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि सभी होगा। अगला प्रश्न हमारा है ऑपरेशन फ्लड जो है की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1970 में की गई थी, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में की गई थी, और ये जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम था। भारत में श्वेत क्रांति के नाम से इसे जानते हैं हम, और ये श्वेत क्रांति जो है सहकारी स्तर पर चलाए गए दूध व्यवसाय कार्यक्रम से थे। और जो है ये भी जान लीजिए कि श्वेत क्रांति के जो है जनक कौन थे। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, और श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल का महत्वपूर्ण योगदान भी उस समय था, अभी भी है। अगला प्रश्न हमारा दंडकारण्य पठार का विस्तार जो है निम्न में कहाँ है। दंडकारण्य पठार का विस्तार जो है निम्न में से कहाँ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 105 का आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में भी है, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी है, और महाराष्ट्र में भी है। तो ए बी सी जो कि उपयुक्त में से डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण जो है क्या है। तो किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का कारण जो है वो प्राकृतिक आवास का विनाश होना, ऑप्शन हमारा सी होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण जो है प्राकृतिक आवास का विनाश होना, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट होगा। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है। तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है। 107 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर 3 होगा। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि अटलांटिक महासागर। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से इसमें से कौन सा सही है बताना है। पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। या हमारा पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। तो उपयुक्त में से अधिक, जो कि सभी सही हैं। 109 का आंसर हमारा डी ही होगा, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना है, ये हमारा सही है। और हमारा पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, ये भी सही है। और पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। और लास्ट प्रश्न हमारा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है। तो ये बताना है कि पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है। 110 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जो है आकृति विवर्तनिक गति से बनी है, जो कि हमारा भूविज्ञान की वह शाखा है। और ये ज्वालामुखी पर्वत से बनी है, भ्रंश और वलन से भी बनी है, और खाई से भी बनी है। तो इससे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। और यह जो है विवर्तनिक भूविज्ञान की वह शाखा है जिसमें परिवर्तन
और केट्रॉन भूकंप ज्वालामुखी के क्षेत्रों आदि के विकास का अध्ययन किया जाता है। और प्लेट विवर्तनिक एक भूवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। और इसके द्वारा महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्च ये भूकंपन, ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के ये सब प्रस्तुत करने का ये जो है प्रयास होते रहता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि हमारा सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है आज का सेशन जो है इंड हुआ। और हमारा सेशन जो है फ्रेंड्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। टू स्टडी मिट फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में राज्य व्यवस्था कराने वाला हूं और जो है हमारे अर्थशास्त्र होंगे। और मैंने 2 भूगोल और हिस्ट्री का मैंने कल वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। और इसके पहले भी मैंने 2 सेट ऑलरेडी करा चुके हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, मेरे अगर न्यूज़ चैनल पे आप न्यू विजिट कर रहे हैं, कोई फ्रेंड्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक डैश है। तो हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, जो कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो हमारा सी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन जो है किया जाता है? तो कितनी जनसंख्या ग्राम पंचायत में होनी चाहिए ताकि उसके बाद से हमारा ग्राम पंचायत का गठन किया जा सके? तो 112 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 7000 कम से कम होनी चाहिए। 7000 जब अगर हो जाएगा किसी पंचायत में तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में ग्राम पंचायत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये जानते हैं। और जो हमारा ग्राम पंचायत है, कौमी संशोधन में, संविधान संशोधन में इसको पंचायती राज का संवैधानिक अधिकार दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, याद रखिएगा 73वां संशोधन और 1992 में इसे ग्राम पंचायत का जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया। अगला है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ था? ये बताना है। 113 का आंसर हमारा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सही होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का स्थानांतरण ब्रिटिश सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के विरुद्ध हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है वो कब किया गया था? तो 1951 को किया गया था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और 1951 में जो है कौनवीं सूची किया गया था? तो 9वीं सूची किया गया था। 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका द्वितीय वाचन में। 115 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीय वाचन में होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस द्वितीय वाचन में होती है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य विधानसभा का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 170 में। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 में किया जाता है। और विधानसभा का कार्यकाल जो है वो हमारा कितने साल का होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। और इस परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि इसमें पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। अगर 5 साल नहीं पूरा हो रहा है तो उसको पहले भी राज्यपाल का वो अधिकार होता है कि उसको विघटित करने का। किसको? तो राज्य के विधानसभा को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता जो है क्या निर्धारित है? कैसे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कोई बन सकता है? उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? तो जो है हमारा
वो है एक से अधिक, जिसमें 5 वर्षों तक 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, ये दोनों हो जाएगा। और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, तो ये तीनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो कितने घंटे के बाद हमारा जो है कितने घंटा के पूर्व जो है अवधि अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? 118 का आंसर हमारा हो जाएगा 48 घंटे, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 घंटे भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 48 घंटे पूर्व अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है कौन? राजनीतिक दल कोई भी हो। अगला प्रश्न, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्यायों में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं, ये निर्देश हैं क्या हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, जो कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था करना और प्रबंध मजदूरों की भागीदारी करना, जो कि ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा अभी, और वन्य जीव सुरक्षा। तो 1, 2, 3 ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, जो कि 1, 2, 3 हमारा होगा। तो ये 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्यायों में ये कुछ जोड़े गए हैं, जो कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी और वन्यजीव सुरक्षा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 में किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। और हमारा इसमें 19 में बहुत सारे हैं, क ख ग घ। तो याद रखिएगा कि ये स्वतंत्रता जो है ये हमारा 19 में 19 के ई में है या क में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, मतदान का अधिकार जो है नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो ये हमारा वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें से बताना है हमारा कौन सा कथन जो होगा सही होगा। तो चलते हैं हम देखते हैं। यह केवल अविश्वास प्रस्ताव जो है यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये सही है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, ये भी सही है। तो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा डी में दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये क्या है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा आंसर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो हमारी इकहरी है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इकहरी। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो 125 का ई हमारा हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 249 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 249 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा किया जाता है? 126 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि हमारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा जीवन का अधिकार, जो है कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 20-21 हमारा अनुच्छेद जो है वो हमारा इसमें कितने जो आपातकाल लगते हैं उसमें निलंबित नहीं होता है। तो जीवन का अधिकार, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो किस अनुच्छेद में राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में जो है हमारा राज्यसभा में विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक ही राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक अगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो राज्यसभा खुद से उसको वो मान लेता है।
अगला प्रश्न हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो है वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये जो है हमारे राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं वो राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है किससे है? तो हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है वह जो है धर्म की स्वतंत्रता से है, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है, धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, तो ये हमारा धर्म की स्वतंत्रता जो है हमारा 25 से 28 के बीच में है, याद रखिएगा। 25 से 28 के बीच में ये धर्म की स्वतंत्रता है। समानता का अधिकार किस में है? तो समानता का अधिकार जो है हमारा समता या समानता का अधिकार जो है हमारा 14 से 18 में है। संपत्ति का अधिकार जो है ये हमारा किस में है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये हमारा अनुच्छेद 27 में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, जो कि धर्म की स्वतंत्रता से। अगला है, दंड शास्त्र परंपरा डैश से जुड़ी है। तो दंड शास्त्र परंपरा जो है किससे जुड़ी हुई है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि कौटिल्य से जुड़ी हुई है। दंड शास्त्र परंपरा जो है कौटिल्य से जुड़ी हुई है। कौटिल्य एक चाणक्य जिनका वास्तविक नाम जो था वो विष्णुगुप्त था, और इनका 3 नाम था, कौटिल्य था, चाणक्य था, और इनका वास्तविक नाम जो था वह विष्णुगुप्त था। और कौटिल्य द्वारा हमारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक भी लिखी गई है, याद रखिएगा। कौटिल्य जो है प्रथम भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने शासन को चलाने के लिए लोक प्रशासन के सिद्धांतों को प्रतिपादन किया था। तो इसलिए जो है हमारे कौटिल्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनसे जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही वीवीआई होते हैं और आते हैं एग्जाम में एक ना एक। पडुआ के मार्सिलियस किन 2 मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं? तो पडुआ के मार्सिलियस जो है किन 2 मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं? 132 में आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि ई में लिखा हुआ है। ई में लिखा हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पडुआ के मार्सिलियस किन 2 मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 132 के ई में है हमारा, जो कि सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा, जो कि आंसर हमारा होगा। अगला है हमारा, यहाँ चर्चा किए जा रहे हैं कि व्यक्तित्व को पहचाने। तो फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था, तो इसमें से कौन जो था वो होगा? तो मांटेस्क्यू जो हो जाएगा वो होगा हमारा। मांटेस्क्यू जो था उसने इसका व्यक्तित्व है कि फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य है द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मांटेस्क्यू हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उदारवाद के बौद्धिक जो है संस्थापक कौन है? तो उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक हमारे कौन से हैं? तो जॉन लॉक और एडम स्मिथ। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जॉन लॉक और एडम स्मिथ। तो उदारवाद के बौद्धिक संपादक कौन थे? जॉन लॉक और एडम स्मिथ। अगला है, इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? तो इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? 135 के आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि हमारा बोर्डिन हो जाएगा। इनमें से कौन सा बहुलतावादी विचारक नहीं है? तो बोर्डिन हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा में से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य जो है असत्य है? इसमें से निगेटिव खोजना है, कौन सा असत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। तो ये तो हमारा ये असत्य बोल रहा है ना, तो ये तो हमारा सत्य है। वी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे, तो ये भी हमारा सही है। और वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये भी हमारा सही है। तो ये सभी सत्य हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि असत्य है। जितने भी हैं सब सही हैं, ट्रू हैं। ये सभी जितने स्टेटमेंट हैं सभी ट्रू दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है, यह जो है कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसमें से बताना है कौन सा सिद्धांत जो है उसका समर्थन करता है। इसमें
आंसर हमारा हो जाएगा दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया हुआ है। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत जो हो जाएगा, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। इसका उत्पत्ति का कथन सिद्धांत जो है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी में है। अगला है प्रश्न हमारा, जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? तो 138 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहुलतावादी, जो कि ऑप्शन सी में हो जाएगा। बहुलतावादी आंसर हमारा ऑप्शन सी में हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो हमारा जो है यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा इस अधिनियम में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था विधानसभा और हमारा लोकसभा का कार्यकाल। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम जो है, यह कथन किससे संबंधित है? 140 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि बल सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है? 141 का ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक था। कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है? राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, राज्य एक आवश्यक बुराई है, जो कि यह कथन जो है निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? आंसर हमारा हो जाएगा राज्य का व्यक्तित्ववादी सिद्धांत, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है। राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन सा राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? 143 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि जॉन लॉक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजनीतिक विचारकों में से कौन सा राज्य के उत्तरवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक थे? तो जॉन लॉक थे। अगला प्रश्न हमारा, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा हो जाएगा। तो हॉब्स जो हमारे हैं, ये राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह हॉब्स, लॉक और रूसो जो हैं तीनों। अच्छा, हॉब्स का दर्शन गैलीलियो और केपलर, डेकार्ट, गैसेंडी जैसे वैज्ञानिकों की अवधारणाओं से अनुप्राणित है, जो कि हमारा सी में दिया है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। अगला प्रश्न हमारा, किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? किसने कहा था? तो ये मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है, जो कि कार्ल मार्क्स ने कहा था इसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखते हैं, अरस्तु राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है। अरस्तु ने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है, ये तो सही कहा था। हेगेल ने कहा था कि आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, ये भी सही है हमारा। गांधी राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है, ये भी हमारा सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि 146 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जो कि ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित सभी तथ्यों की पहचान करें। इसमें से पहचान करना है कि कौन सा आंसर हमारा होगा। तो इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A संविधान में अंतः स्थापित हुआ, सही है। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया था, ये भी सही है। 86वां संविधान संशोधन को हम लेकर हम पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 51A का विस्तार किया गया 86वां संशोधन 2002 में ही। तो सभी ये क्या है? सभी सही है, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है, C 1 2 3। तो ये तीनों सही हैं।
प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को किस संशोधन संविधान अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 148 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि 102वां संशोधन संविधान अधिनियम 2018, 102वां संशोधन संविधान अधिनियम 2018, जो कि ऑप्शन ए में है, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है? तो 149 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। जैसे प्रस्तावना संविधान का भाग है, सही है, प्रस्तावना संशोधन योग्य है, तो ये भी सही है हमारा। प्रस्तावना संविधान की निर्वाचन है, जो कि ये भी हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड, आंसर हमारा जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न हमारा, यह कथन किसने दिया था कि जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए? तो 150 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि डाइसी बोलते हैं इसको। यह कथन किसने किया था? डाइसी ने कहा था ये, जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है और जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए, जो आंसर हमारा हो जाएगा सी, डाइसी ने यह कथन कहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम अर्थव्यवस्था करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MDG मैनुअल डाटा ग्राफिक्स, तो ये जो है हमारा MDG जो है हमारा यही है, जो कि ये गलत है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये सही है, MDG जो है हमारा गलत होगा। और MMR जो होता है गर्भावस्था से जुड़ा हुआ होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 15 अप्रैल को हमारा विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को एकल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये सब बहुत सारे डेट हैं जो कि 15 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसमें से कौन सा क्षेत्र है? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, जो कि ऑप्शन हमारा सी होगा, करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था जो है हमारा, यह आयात निर्यात जो है बंद है। आयात निर्यात जो है हमारा बंद से हम बंद अर्थव्यवस्था से समझते हैं। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को डैश भी कहा जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? तो हम मूल सिद्धांत कहते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद को कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? तो ये जो है हमारा FRBM एक्ट जो है ये किया है। तो भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद को FRBM एक्ट निर्धारित किया है। तो ये जो है कब लागू हुआ था? तो इसका जो फुल फॉर्म भी होता है, ये होता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो कि हमारा एक्ट 2003 में लागू हुआ था। ये जो है कब लागू हुआ था? याद रखिएगा, 2003 में लागू हुआ था। पुस्तिका की हमारा जो है राजकोषीय नहीं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो है FRBM, ये एक्ट कब लागू हुआ था? तो 2003 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? इसमें से बताना है। तो हमारा रॉटरडम का बंदरगाह है, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम है, जो कि रॉटरडम का बंदरगाह है, ऑप्शन हमारा बी में है। क्वेश्चन है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश के आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करता है। तो सही है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। गलत है। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की
वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये भी गलत है हमारा। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फोन फैक्टर USFA शामिल होंगे। तो ये हमारा सही है, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 1 और 4 सही होगा, बाकी ये दोनों गलत हैं। 1 और 4 ही हमारा जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न हमारा पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकते निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये मूल्यह्रास कहा जाता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए जा सकते हैं जो कि निवेश के मूल्य को क्या कहते हैं? तो मूल्यह्रास कहते हैं। अगला हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये कौन सा है? हीरा, इक्विटी, चांदी या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आंसर हमारा हो जाएगा चांदी। जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? विश्व व्यापार की जो हमारे जिनेवा में हुई थी, याद रखिएगा। WTO 1995, 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में। अगला प्रश्न है, IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो IMO का विस्तारित रूप जो है ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन और भारतीय मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न हमारा, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट डायमंड जो है सूरत में स्थित है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सूरत में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बताना है कि कौन कौन सा जो होगा हमारा सही होगा। तो देखते हैं, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो ये हमारा सही होगा। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजीशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तो ये गलत है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये सही है हमारा। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों, नहीं ये तो गलत है हमारा, ये नहीं होगा। तो 1 और केवल 3 हमारा जो होगा वो सही होगा। 1 और 3, तो इसमें से ऑप्शन में हमारा कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति जो है उत्पादन क्षमता जो है वो क्या है? तो किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता जो है वह क्या हो सकता है हमारा? तो जो है महाराष्ट्र है, जो कि सबसे ज़्यादा ये ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता करता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। 126 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि कृषि वानिकी हो जाएगा। कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। अगला है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? इनमें से बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वह क्या होगा? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। प्रश्न है हमारा, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो यह खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग का विकास केंद्र के रूप में कल्पित करना, ये गलत है। अगला है हमारा, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन कामयाब हो सकते हैं, ये सही है हमारा। तो 128 का आंसर हमारा जो है बी सही है, क्योंकि विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य जो है यह एक ऐसी दुनिया है, यह दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला है, विभेदकारी एकाधिकार के साम्य के लिए आवश्यक है। इनमें से क्या है जो कि आवश्यक है?
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, MR1 इक्वल टू MR2 इक्वल टू MC। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन सत्य है इसमें से बताना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा जो कि बी सही होगा, AR जो है बड़ा है MR से। तो एक बाजार संरचना जिसमें एकल विक्रेता होता है और एक अधिकार कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्म जो हैं यह क्या होते हैं, तो ये कीमत स्वीकारक होते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा, कीमत स्वीकारक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है और भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी थी। तो यह परिभाषा जो है यह श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी थी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला है हमारा प्रश्न है, हासमान प्रतिफल नियम लागू होते हैं। तो हासमान प्रतिफल नियम लागू होते हैं 133 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर। तो हासमान प्रतिफल नियम लागू होते हैं एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। तो निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, तो ये हमारा सही है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी सही है हमारा। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी सही है हमारा। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग है। तो इसमें से क्या है, 135 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि पूर्णतया लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। और राष्ट्रीय आय की इस परिभाषा को किसने दिया था। तो यह जो है किसने दिया था, तो पीगू ने दिया था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व कौन सा सूत्र करता है, इसमें से ये बताना है। तो आंसर जो होगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। तो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी छोटा स्मॉल ब्रैकेट x माइनस एम, ये भी करता है। y इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, ये भी करता है। c प्लस आई प्लस जी प्लस स्मॉल ब्रैकेट में x माइनस एम इक्वल, तो हमारा c प्लस एस प्लस टी, ये सभी सही है। तो उपयुक्त में से एक सटीक हो जाएगा, जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एकाधिकात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए जबकि फर्म केवल समान लाभ प्राप्त कर रहा हो। तो 138 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 138 का, तो ए हो जाएगा, P इक्वल टू ETC। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें से ये बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें गलत होगा। तो हमारा दोनों राष्ट्रीय एजेंसी है, ये सही है। दोनों डेटा को एकत्र एवं संशोधन करते हैं, ये भी सही है। दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसी करते हैं, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो 139 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि गलत चुनना था, तो गलत होगा। अगला प्रश्न है, यदि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है तो वस्तुएं एक रूप नहीं है और क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स हम एकाधिकात्मक प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है, डेटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं जिन्हें कहा जाता है। तो डेटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है कहा जाता है गैर नमूनाकरण त्रुटि, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है, गैर नमूनाकरण त्रुटि। अगला प्रश्न हमारा, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा सही नहीं होगा।
ये हमारा सही नहीं होगा। नहीं, हमारा ये जो है ये हमारा 9.2% ही था, 9.25% था, जो कि हमारा आंसर हमारा सही होगा, 1 का 1 सही होगा। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। तो ये क्या ये सही है हमारा दूसरा? तो ये फ्रेंड्स दूसरा हमारा सही नहीं है, जबकि 7.7 नहीं था, यह 6.9 ही था 21-22 में। और पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया था, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, केवल एक ही होगा। ऑप्शन हमारे बी में है, केवल एक आंसर हो जाएगा। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में यह विचार करना था इस पे। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्गीकरण में समय वर्गीकरण चर बन जाता है और डेटा को समय अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 143 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अस्थायी वर्गीकरण, जो कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अस्थायी वर्गीकरण जो हो जाएगा, एक वर्गीकरण में समय वर्गीकरण चर बन जाता है और डेटा को समय अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जो कहलाता है अस्थायी वर्गीकरण। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विवेकात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी उस बाजार में अपनी कौन सी कीमत जो है कम रखेगा जहां पर वस्तु की मांग की लोच होगी? तो 144 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो अधिक होगी, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। जहां पर वस्तु की मांग की लोच बहुत ही अधिक होगी या अधिक होगी, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कीमत विभेद संभव होता है, कब होता है? तो कीमत विभेद जो है कब संभव होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, जब वस्तुओं के स्वभाव के कारण हो या कानूनी स्वीकृति के कारण हो, विशिष्ट उपभोक्ता के कारण हो। तो ये तीनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है या करती है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा जो है सही होगा। तो निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, ये गलत है। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, तो ये सही है हमारा। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, ये गलत है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, ये सही है हमारा। तो 2 और 4 हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन में हमारा सी में दिया है 2 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न हमारा, वित्तीय वर्ष 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह जो है घटक डैश बिलियन हो गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022 में डैश बिलियन था। तो 147 का आंसर हमारा जो हो जाएगा $28 और $38.6, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह हमारा जो था वो $28 था, और जो कि $28 बिलियन था, और जो वित्तीय वर्ष 2022 में $38.6 बिलियन हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला है प्रश्न हमारा, 1950-51 में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो 1950-51 में बताना है कि उस समय विद्युत क्षमता जो है वो कितनी थी? तो 2.3 हजार मेगावाट थी, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। 1950-51 में विद्युत उत्पादन क्षमता जो कितनी थी? 2.3 हजार मेगावाट थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही होगा कथन, ये बताना है। तो स्तंभ का 10 दरबार भागों में विभाजन दशमक कहलाता है, तो ये हमारा सही होगा। स्तंभ का 10 दरबार भागों में विभाजक चतुर्थक कहलाता है, ये गलत होगा। उसके बाद से स्तंभ का 10 दरबार भागों में विभाजन माध्यमिक कहलाता है, ये भी हमारा गलत होगा। और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हमारा ए ही होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट 2023 के जनवरी मार्च क्वार्टर में कम हुआ था, तो कितना कम हुआ था ये बताना है। तो $1.3 बिलियन या 2% जीडीपी का, तो $1.3 बिलियन या 2% जीडीपी का, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। तो भारत का करेंट जो है अकाउंट डेफिसिट 2023 जनवरी मार्च क्वार्टर में
वो हमारा $1.3 बिलियन जो है या 2% जीडीपी का कम हुआ था। और केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जो था वो जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान था। याद रखिएगा कि भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान था, जो कि 2023 और 24 में। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का सेशन जो यहीं पे समाप्त होता है, और इसमें जो है मैंने अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था जो बचा हुआ था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। तो एक जो हमारा सेट जो है 2 दिन में चलता है हमारा। पहला जो है हमारा भूगोल और हमारा हिस्ट्री और भूगोल चलता है 2, और उसके बाद से 2 हमारा अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था जो कि चलता है सेकेंड पार्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं इसका जो हमारा 3 सेट प्रैक्टिस था उसका ये सेकेंड पार्ट था, और फिर मैं कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 4 होगा, और 4 का मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी कराऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप तैयार रहिएगा, फ्रेंड्स, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तब तक के लिए धन्यवाद।